राधे राधे प्रिय दर्शकों। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा था। सुबह के 8 बज चुके थे। विनोद जी घर से बाहर बैठे धूप ले रहे थे। घर के सामने बने हुए बड़े से चबूतरे में विनोद जी बैठे थे। घर के सामने पुराना बड़ा आम का पेड़ था। उसी के बीच बीच से सूर्य की किरणें उस चबूतरे तक आती थी। उसी में बैठे विनोद जी धूप ले रहे। तभी उनकी बहू पीछे से आकर उनकी पीठ में गरम जलता हुआ पानी डाल दी। ले बुड्ढे, तुझे बहुत ठंडी लगती है, अपनी पीठ गरम कर। विनोद जी पानी पड़ते ही चीख पड़े, हे राम, जल गया। कौन है पीछे? मुड़कर देखे तो बहू हाथ में एक बड़ा सा टोप लिए खड़ी थी, जो कि अब खाली था। गर्म पानी तो वह विनोद जी के ऊपर डाल चुकी थी। विनोद जी छटपटाने लगे। जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाले, जो कि एक पतला सा स्वेटर और एक अंदर बनियान पहने थे। विनोद जी ने कपड़े निकाले और फूंक मारते। भला पीठ में जला हुआ घाव आगे से फूंक मारने पर कैसे ठंडक होता। विनोद जी छटपटाते रह गए और बहू जोर से चिल्लाई, बुढ़ऊ, तुझे बहुत ठंडी लगती है ना? ले, मैं तुझे हमेशा के लिए गर्म कर देती हूँ। विनोद जी ने कहा, बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तूने मुझे जला दिया? हे राम, रहा नहीं जाता, मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए कोई दवा लाकर दे। वह गुस्से से पैर पटकती हुई बोली, अभी तुझे दवा लाकर दूंगी, जल मर इसी दर्द में, एक काम का नहीं है। हुआ यह था कि आज सुबह ही विनोद जी की बहू डाली का जन्मदिन था। वह अपने घर में पार्टी रखी थी और सुबह ही अपने ससुर से बोल दी थी कि पार्टी में मेरी सहेलियां, मेरे मायके वाले और तुम्हारे बेटे के ऑफिस के दोस्त भी आएंगे। विनोद जी के बेटे का नाम विकास। बेटा अभी अभी विदेश से लौटा था। वह इंजीनियर था और उसे 3 साल के लिए कंपनी ने विदेश भेजा था अपनी कामयाबी की पार्टी देने के लिए। साथ में डाली का जन्मदिन भी था, इसीलिए बड़ी पार्टी दे दिया था कि दोनों काम साथ में हो जाएगा। डाली सुबह से बहुत खुश थी। अभी विकास को आए हुए 3 दिन हुआ था। विकास दरअसल अपनी पत्नी डाली के जन्मदिन के लिए ही लौट कर आया था। वैसे तो उसे अभी 1 हफ्ते बाद आना था, काम खत्म हो गया था। फिर भी बॉस का कहना था कि 1 हफ्ते और रुक जाओ। लेकिन विकास ने कहा, मेरी पत्नी डाली का जन्मदिन है तो मैं जल्दी चला जाऊंगा, तो उसे भी खुशी मिलेगी और उसके जन्मदिन की पार्टी पर भी पहुंच जाऊंगा। बॉस को उसकी बात अच्छी लगी, क्योंकि वह होनहार लड़का था और बॉस को भी उसके जैसे ही लड़के की जरूरत थी। 3 दिन हो गया था, लेकिन जब से वह आया था पत्नी के आगे पीछे ही घूम रहा था। आते ही बस एक बार अपने पापा से बोला था, पापा, अब मैं आ गया हूँ, यहीं रहूंगा। और सब कैसा है? इसके बाद तो वह अपने पिताजी के पास 5 मिनट भी नहीं ठहरा। विनोद जी चाहते थे कि मेरे पास कुछ समय के लिए विकास रुके, उसके साथ बातें करे कि बेटा, 3 सालों में कैसा रहा तेरा सफर, कुछ अपना दुख सुख की बातें करे। क्योंकि विनोद जी का उस बेटे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। विकास ही उनका सब कुछ था। जब विकास मात्र 5 साल का था तो विकास की माँ दूसरे बच्चे को जन्म देने के समय इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दूसरे बच्चे के रूप में उसे एक बहन आई थी, जो कि माँ के मरने के बाद भी 3 दिनों तक जीवित रही थी। फिर वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। विनोद जी का एकमात्र सहारा वही विकास रह गया था। वह पत्नी और नवजात बच्ची के मर जाने के बाद बहुत दुखी और अकेले हो गए थे। कई लोगों ने सलाह दिया, विनोद भाई, दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारा बेटा 5 साल का है, उसकी भी तो देख रेख करनी पड़ेगी। विनोद जी ने कहा, जब मेरी किस्मत में मेरी पत्नी और बच्ची नहीं रही तो मैं दूसरी शादी करके अपने बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। विनोद जी एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे। अब उनका बेटा 5 साल का तो था ही,
इसीलिए उन्होंने विकास को एक अच्छी सी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। वह अपनी नौकरी और अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने घर पर अपने बेटे और घर की देख रेख के लिए एक आया रख दिया था। बस इतना सहारा ही उनके लिए काफी था। बाकी का काम वह खुद कर लिया करते थे। समय धीरे धीरे बढ़ता गया और विकास समय के साथ साथ बड़ा हुआ। पढ़ाई में भी बहुत अव्वल नंबर में था। विनोद जी अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा समय देते थे। माँ और पिता दोनों का प्यार देते थे। यही कारण था कि विकास पढ़ लिख कर बहुत होनहार बना। उसने अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वह सब पढ़ाई की जो उसके पिता करवाना चाहते थे। उसकी नौकरी भी लग गई। 2 साल तक उसने अपने शहर में ही नौकरी किया। फिर उसकी शादी डाली नाम की लड़की से हो गई। हालांकि डाली के मायके वाले अच्छे लोग नहीं थे। वह सब दिखावटी हाई फाई चीजों में ज्यादा विश्वास रखते थे। डाली का एक भाई जिसका नाम था रागी, वह अपने पिता की बहुत बिगड़ी हुई औलाद था। क्योंकि उसके पिता के पास कुछ पैसे थे जिसका घमंड उसे था। इतना भी अमीर नहीं थे कि रॉकी इस तरह से बर्बाद हो जाए। दोस्तों की बुरी संगत, शराब पीना, देर तक बाहर दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, घर में देर से लौटना, हर बुरी आदत उस लड़के में था। डाली भी कुछ ऐसी ही थी। उसके अंदर भी संस्कार नाम का चीज नहीं था। वह भी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग, पार्टी, क्लब्स हमेशा जाया करती थी। बस बात इतनी सी थी कि वह भाई की तरह शराब पीकर घर नहीं आती थी। उसके पिता भी इन्हीं सब चीजों के शौकीन थे। वह भी पार्टी वगैरह, शराब पीना, यह सब बुरा नहीं मानते थे। इसीलिए उसके घर का माहौल ठीक नहीं था। विनोद जी उनके यहाँ तो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन विकास को वही डाली पसंद आई तो वह कुछ कर भी ना सके और बेटे के पसंद की शादी कर दिए। शादी होते ही विकास को ऑफर मिला विदेश जाने का और बॉस ने कहा कि जब लौट कर आओगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा और तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। विकास ने कहा, यह सब मेरी पत्नी डाली की पैरों का कमाल है। मेरी पत्नी लक्ष्मी है। उसके आते ही मुझे इतना बड़ा ऑफर मिला है। उसने कहा, डाली तुम घर पर रहकर पिताजी और घर का ध्यान रखो। बस 3 साल की तो बात है। मैं वापिस आकर सब कुछ बदल दूंगा। तुम्हारे सब अरमान पूरे करूंगा। जो जो सपने हैं वह सब पूरा होगा। डाली ने पति को जाने दिया, लेकिन वह अपने मायके वाली हरकतें अब ससुराल में करने लगी थी। विनोद जी बूढ़े हो गए थे, रिटायर थे। विनोद जी का डर उसे जरा सा भी नहीं था। वह तो खुलेआम घर में पार्टी करती, सहेलियां आती। यहाँ तक कि उसका बिगड़ा हुआ भाई राकी भी अपनी बहन डाली के घर पर ही डेरा डाल लिया था। वह घर पर ही आकर शराब पीता। डाली को जरा सा भी इस बात का बुरा नहीं लगता था। वहां से विकास पैसे भी खूब भेजता था, जो दोनों भाई बहन मिलकर उन पैसों में मौज किया करते थे। इधर बूढ़े ससुर को डाली ने नौकर की तरह रखा। घर का सारा काम विनोद जी करते थे, जैसा कि पहले किया करते थे। यह बात डाली को पता थी कि घर में कोई औरत तो थी नहीं, इसीलिए यह ससुर ही खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर की जिम्मेदारी खुद ही उठाता था। इसीलिए उसने कह दिया कि मेरे आ जाने पर मुझे नौकरानी मत समझ लेना। तुम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना यह सब मेरी शादी से पहले किया करते थे, वैसे ही करो। साथ में भाई भी था। उसके सामने कह दिया, क्यों राकी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? राकी ने कहा, बिल्कुल नहीं दीदी, इसको तो सब करना ही चाहिए। और फिर इसकी औकात ही क्या है हमारे सामने कि यह हमें और तुम्हें इस घर का काम करवा सके, तुम्हें इस घर की नौकरानी समझ सके। अरे तुम इस घर की बहू हो, शादी करके आई हो। वैसे इसका बेटा बहुत लकी था जो तुम इस घर में आई दीदी, वरना इसकी औकात ही कहाँ जो यह हम लोगों के साथ रिश्तेदारी कर सकता। विनोद जी कुछ नहीं बोलते थे,
क्योंकि जवान हट्टा कट्टा शराबी भाई घर पर था और साथ में बहू भी चंडाल ही थी। वह कुछ बोलते तो राकी उन्हें मारने भी दौड़ पड़ता था। अपना बेटा तो विदेश में था। दोनों बहू और बहू का भाई उस घर में शासन जमा कर बैठे थे। कोई भी समय होता राकी आवाज दे देता, ओ अंकल, सो रहे हो क्या? यह समय सोने का नहीं है। मेरे लिए अभी ड्रिंक तैयार करो, मेरे दोस्त आने वाले होंगे। राकी उस घर को पूरा गंदा माहौल बनाकर रख दिया था। शराब खाना बना दिया था। कभी भी अपने 4-6 दोस्तों को बुलाकर और उस घर में शराब पीने लगता था। विनोद जी की क्या हिम्मत कि उसे मना भी कर दे, डाली ही पीट कर रख देती। सबके जाने के बाद फिर दोनों भाई बहन का ऑर्डर आता, यह सब साफ कर दो और हम सबके लिए शाम का खाना भी बना देना। आज जब बेटा लौटकर वापिस आ चुका था तो डाली की आज बर्थडे पार्टी थी। सुबह से घर पर पार्टी की तैयारी चल रही थी। रॉकी ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था कि मेरा जीजा विदेश से लौटकर आया है, बहुत पैसे कमाता है और मेरे जीजा की तरक्की भी हो गई है। और इधर डॉली ने भी अपनी सारी मायके वाली सहेलियों को बुला लिया था। सोसाइटी की औरतों को बुलाया था, यह सब दिखाने के लिए कि मेरे पति का प्रमोशन हुआ है, विदेश से लौटकर आया है। मेरे पास विदेश की महंगी महंगी साड़ियां, महंगी ज्वेलरी है। जब पार्टी शुरू हो चुकी थी, शराब की बोतलें खत्म हो गई, प्लेट पड़ी रह गई टेबल पर। कुछ वेटरों ने अपना काम किया और चले गए। तो डाली ने कहा, अभी भी घर की सफाई नहीं हुई है। रॉकी, जा उस बुढ़े को बुला कर ला तो यह साफ सफाई करे। एक तरफ पार्टी चल रही थी और दूसरी तरफ जूठी प्लेट, खाने पीने की चीजें पड़ी हुई थी। रॉकी जाकर बोला, अंकल, तुम इधर आराम कर रहे हो, जाकर साफ सफाई करो जहां पर लोगों ने खाना खाया है। विनोद जी कहने वाले थे, बेटा, तुम्हारी बहन ने मना किया था कमरे से मत निकलना, मेरे लिए कुछ खाने को भेज दो। लेकिन राकी शराब पीकर लड़खड़ाते हुए आया और ऑर्डर देकर चला गया। विनोद जी को पता था कि यदि मैं बाहर नहीं आया तो यह भाई बहन मुझे परेशान करेंगे। उनका अपना बेटा विकास तो कुछ ध्यान नहीं दिया कि मेरे पिता ने अभी सुबह से कुछ खाया कि नहीं। वह भी अपनी कामयाबी की तरक्की और पत्नी की जन्मदिन के पार्टी में मदहोश था। उसे यह ख्याल नहीं था कि आज जो भी जिस भी ऊंचाई पर मैं हूँ, वह सब मेरे पिताजी की वजह से है, जिसने अपना इतना बड़ा त्याग करके उसे इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह सब कुछ भूल गया। अपनी पत्नी की खूबसूरती और उसके मॉडर्न होने पर ही वह गुमान करता था, इसीलिए वह उसकी ही हर बात सुना करता था। विनोद जी जब साफ सफाई कर रहे थे, आज डॉली ने महंगे महंगे विदेश से जो प्लेट मंगवाए थे, उसमें से एक प्लेट हाथ से छूटकर टूट गया, क्योंकि रात हो चुकी थी और विनोद जी को ठंडी लग रही थी। तबीयत भी खराब थी, कुछ खाया नहीं था। शरीर में कमजोरी की वजह से हाथ ज्यादा ही कांप रहे थे। डॉली गुस्से से आकर बोली, 1200 का यह 6 सेट है, तोड़ दिया तूने, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? दांत पीस कर गुस्से से चिड़चिड़ाती रही और उस समय पर वह कुछ नहीं बोली। विनोद जी साफ सफाई किए, सारी टेबल साफ किए, पार्टी चलती रही। डॉली जब भी ससुर की तरफ देखती, आंखें बड़ी करके दांत पीसकर गुस्से से ही देखती। अभी तक विनोद जी को कुछ खाना भी नहीं मिला। उनका बेटा विकास भी अपनी पत्नी के साथ डांस में मगन था। पार्टी खत्म हो गई। दूसरे दिन सुबह विनोद जी उठकर बाहर बैठे थे। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। रात को 11 बजे विनोद जी खुद ही उठकर बचा हुआ खाना निकालकर थोड़ा सा खाए थे। पूरियां कड़क हो गई थी, सब्जी बची नहीं थी। जो भी थोड़ा मोड़ा बचा था, उसी से वह अपना पेट भर लिए। दूसरे दिन सुबह ही विकास ऑफिस चला गया था और इधर डाली सोकर उठी। अभी उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसके कीमती डिनर सेट का एक प्लेट टूट गया था। उसने सुबह विकास के लिए पानी गर्म किया था।
लेकिन विकास ने कहा कि मैं लौट कर आऊंगा तो नहाऊंगा, अभी रहने दो, बस मैं ऐसे ही दोस्तों से मिलकर आता हूँ। पानी गर्म था। डाली पानी लेकर बाहर निकली तो ससुर को देखी। उसका गुस्सा और चढ़ गया। यह बुढ़ा उठकर धूप ले रहा है, मैं इसे आज ऐसी धूप देती हूँ कि जिंदगी भर याद करेगा, हमेशा के लिए गर्म रहेगा। वही गर्म पानी लेकर गई और विनोद जी के ऊपर पीठ में डाल दिया। विनोद जी छटपटा उठे, तड़प उठे, मैं जल गया, मैं मर जाऊंगा। कौन है जो मुझे इतना पानी गर्म डालकर जला दिया? पीछे बहू खड़ी थी। विनोद जी ने बहुत कहा, बहू तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी जो तूने जला दिया? वह गुस्से से कहती है, बुढ़ऊ तुझे बड़ी ठंडी लगती है, तेरे हाथ पैर कांपते रहते हैं। कल जरा सा काम बोली तो तूने मेरा प्लेट का सेट तोड़ दिया। बेटे के आ जाने के बाद तेरे बहुत अकड़ बढ़ गई है। तू क्या सोचता है कि अपने बेटे से हमारी सारी हरकतों को बताएगा? मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी। विनोद जी अपना स्वेटर और कपड़ा निकालते हुए छटपटाते अपने कमरे की तरफ चले गए। उन्होंने अपना कपड़ा निकाला, एक छोटे से आईने को अपने पीठ में रखकर उसे देखने की कोशिश करने लगे कि कितना जल गया हूँ। तड़प रहे थे। उनके पास कोई दवा भी नहीं थी कि वह उससे अपनी पीठ को ठीक कर पाते। वह बहुत जल रही थी। भले ही ठंडी का सीजन था, लेकिन इतना गर्म पानी कि उनके पीठ में जगह जगह फोड़े और स्किन लाल पड़ गई थी। विनोद जी काफी तड़पते रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उनका बेटा लौट कर आया तो विनोद जी दौड़ते हुए विकास के पास पहुंचे। बेटा, तेरी पत्नी ने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया है। ये देख, उसने मुझे जला दिया है। मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं? मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल, बहुत तकलीफ हो रही है। विकास पत्नी की तरफ देखा, जो कि ससुर की आवाज सुनकर दौड़कर वहां आ गई थी। तो जल्दी ही डॉली ने बोला, अरे विकास, यह तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? देखो, कल की पार्टी से मैं थक गई थी, अभी तो सोकर उठी हूँ। रॉकी, जरा बाहर आना। रॉकी आकर देखा, वह सब समझ गया कि क्या माहौल है। डॉली ने कहा, रॉकी देख तो, यह ससुर जी क्या इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। बोल रहे हैं कि मैंने इनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया है, जबकि मैं सुबह गर्म पानी तेरे जीजा जी के लिए नहाने को रखी थी और फिर तेरे जीजा जी बाहर चले गए तो मैं भी थकी थी, सोची थोड़ा सो लेती हूँ, इसीलिए। तो रॉकी ने कहा, हाँ हाँ, मैं भी अभी 10 मिनट पहले ही उठा था तो दीदी अपने कमरे में सो रही थी और यह किचन में कुछ कर रहे थे। क्यों अंकल, आप इतना झूठ क्यों बोलते हो अपने बेटे के सामने? बहन और भाई दोनों की बातों में आकर विकास अपने पिता को ही डांटने लगा। क्या कह रहे हो पापा? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या चाहते हो? भला आपको डाली क्यों जलाएगी? तो रॉकी ने कहा, जीजा जी मैं सब समझ गया। नहीं चाहते आपके पिताजी कि मैं इस घर में रहूं, इसीलिए वह घर में झगड़ा लगाकर मुझे घर से निकालना चाहते हैं। तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते? मैं अभी अपना सामान लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। विकास ने कहा, नहीं नहीं रॉकी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं और जाएगा तो यह बुढ़ा, इसे ही घर से भगा देता हूँ। रॉकी ने कहा, जीजा जी झगड़ा मत करो आपस में। वो तो मैं था कि आपके जाने के बाद दीदी को संभालने, उसकी रक्षा करने के लिए अपना सारा काम छोड़कर आपके घर में रहता था कि मेरी बहन की सुरक्षा हो सके। भला एक अकेली औरत घर में रहकर क्या करती? माँ ने कहा कि मेरी बहन का साथ दो, इसीलिए तो मैं आपके घर में रहता था, वरना आपको तो पता ही था, पता ही है कि मेरा इतना आलीशान घर है, मैं आपके इस घर में आकर नहीं रहता। विकास ने कहा, ठीक है राकी, तुमने जो किया मैं उसका उपकार मानता हूँ, और अपने पिताजी का हाथ पकड़कर कमरे में लाया, धक्का मार दिया। दिमाग खराब हो गया है इस बुड्ढे का, आरोप लगा रहा है बिना कोई सबूत, बिना कोई देखे। अरे डाली इतनी भी बुरी लड़की नहीं है जो इसे जला देगी।
डाली रोते हुए कहती है, तुम्हारा पिता लगता है किचन से गर्म पानी खुद नहाने के लिए ले जा रहा था और वह अपने ऊपर गिरा लिया और मेरा दोष लगा रहा है। विकास, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं इतनी बुरी थोड़ी ना हूँ। विकास ने कहा, तुम अब रो मत यार, मैं समझता हूँ। बुढ़ापे में इसका दिमाग खराब हो गया है। विकास जब से विदेश रहकर आया था तो कुछ बदल सा गया था। वह पहले वाला विकास लौटकर नहीं आया। यह बात विनोद जी को भी समझ में आ रही थी। विनोद जी जब अपने कमरे में रोते रहे, बेटा धक्का मार दिया। इतने तकलीफ के बाद भी जरा सा एक बार नहीं देखा कि दिखाओ तो कहाँ जल गए हो, कुछ दवा लाकर दे दूं। विनोद जी रोते तड़पते रहे। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, यह मेरे रोने का समय नहीं है। अब जब मेरा अपना ना बेटा ना बहू, तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, वरना इन सबके चक्रव्यूह में फंसकर आज मैं इतना जला हूँ। कल ना जाने मेरे साथ क्या होगा। बेटा तो अपनी पत्नी की बातों पर अंधा हो गया है। वह मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं। मुझे ही अपने लिए कुछ करना होगा। मैं एक मास्टर रहा हूँ, इस तरह से मैं बुराई के सामने नहीं झुक सकता। मैं सच्चाई की जीत करके ही रहूंगा और दिखाऊंगा कि सच की जीत होती है या झूठ की। विनोद जी ने अपना एक छोटा सा मोबाइल, जो कि अपने कमरे में ऐसे ही रखते थे, मोबाइल ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं थी उन्हें, वह अपना मोबाइल निकाले, उसे हाथों से पोंछे, देखे तो उसकी बैटरी भी लो हो रही थी, लेकिन इतना तो था कि बात कर पाते। वह उसमें नंबर ढूंढने लगे। जब वह नौकरी करते थे तो उनका एक दोस्त, जिसका नाम सागर था, वह वकील था। हालांकि अब सीनियर हो चुका रहा होगा, शायद कि वह अपनी वकालत भी छोड़ चुके होंगे, लेकिन विनोद जी के पास उनका नंबर था। उन्होंने नंबर लगाया, आज भी वह नंबर चालू था। विनोद जी कभी कभी उनसे बातें किया करते थे। उन्होंने उनसे सब बताया कि मेरे साथ अब हद हो चुकी है। एक लास्ट उम्मीद बची थी कि बेटा विदेश से लौट कर आएगा तो उससे सब कुछ सच बताऊंगा कि मेरी बहू और उसके भाई ने मिलकर मेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार किया। लेकिन बेटा लौट कर आया है तो उन्हीं की टीम में शामिल हो गया है। उसके आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। अब मैं क्या करूं? वकील साहब ने उन्हें सब कुछ सलाह दिया और रात रात में ही उनकी मदद करने को ही तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह के 12 बज चुके थे। दरवाजे पर जोर से ठक ठक की आवाज आई। विकास, डाली और राकी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और विनोद जी अपने कमरे में दर्द से तड़प रहे थे। जाकर राकी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सीनियर वकील और पीछे पुलिस की टीम खड़ी थी। यह देखकर राकी ने आवाज दिया, जीजा जी, वकील और पुलिस आए हुए हैं, आपने बुलाया है क्या? विकास का निवाला हाथ से मुंह की तरफ नहीं गया, प्लेट में रख दिया। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। डॉली, तुमने बुलाया है क्या? तभी अंदर से उसके पिताजी आते हुए जोर की आवाज में कहते हैं, मैंने बुलाया है, आओ सागर। वकील साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल, और मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, सारे सबूत के साथ आया हूँ। उसने कुछ लिफाफे में से 2-3 रिपोर्ट निकाला और दिखाया, यह लीजिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए, यह जलने की रिपोर्ट है जो कि विनोद जी की है। विनोद जी को उन्होंने कहा, पीछे मुड़िए तो विनोद जी, और उनकी पतली सी बनियान जो कि अपने ऊपर डाल रखे थे उसे उठाते हुए दिखाया, यह देखिए किस तरह से कल इनकी बहू ने इन्हें जलाया है, यह सारी रिपोर्ट है। डॉली चिल्लाकर कहने लगी, मैंने नहीं जलाया इंस्पेक्टर साहब, यह बुढ़ा सठिया गया है, झूठ बोलता है, मेरे भाई से पूछ लो। वकील साहब ने कहा, तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर ही किया है, तो तुम्हारा भाई तुम्हारी साइड ही बोलेगा, वह क्यों इस बूढ़े पिता की तरफ बोलेगा? विकास ने भी कहा, हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, कोई गलत फहमी हुई है, डॉली ऐसा कर ही नहीं सकती। विकास के बोलते ही इंस्पेक्टर साहब ने उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ दे दिया। तू ही अंधा हो गया है, तेरे पिता के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और बोल रहा है
कि यह सब कोई गलतफहमी है। तेरे पिता को पीछे की तरफ से जलाया गया है। क्या तेरा पिता इतना पागल है कि अपने ऊपर पीछे गर्म पानी डालेगा? आगे जरा सा भी नहीं जला है। खैर, इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। फिलहाल तुम चलो तीनों मेरे साथ। विकास कहता रहा, पापा मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जेल मत भेजो। डॉली ने भी नहीं किया है। डॉली चिल्ला चिल्ला कर कहती रही, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। रॉकी गुस्से में रहा और फिर एकाएक चिल्लाकर बोला, मैं जेल क्यों जाऊं? मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है इस डाली ने किया है। जेल ले जाना है तो इसे ले जाओ। इसने डाला है अपने ससुर के ऊपर गर्म पानी। यही मुझसे कहा करती थी कि एक बार यह बुढ़ा मर जाए या कहीं चला जाए तो इस घर में फिर आजादी ही आजादी है। यह हर वक्त हमारे किए हुए कामों पर नजर रखता है। इसे देखकर हमारी सहेलियां चिढ़ जाती हैं। यह हमारे स्टेटस में मैच नहीं करता। देहाती गवार, इसे अब मैं नहीं झेल सकती। इसकी ही सारी प्लानिंग हुआ करती थी। यही अपने ससुर से घर का सारा काम करवाती। कहती थी कि इसे इतना परेशान करेंगे कि बुढ़ा खुद ही घर छोड़कर चला जाए। लेकिन यह बुढ़ा भी इतना मजबूत निकला कि आज तक घर छोड़कर नहीं गया। मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी सारी बातें आज विकास के सामने आ चुकी थी। विकास का मुंह फटा का फटा रह गया था। वह अपनी पत्नी को, जो कि प्रेम की देवी समझ रहा था, आज वह डायन निकली। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ डाली और उसका भाई मिलकर कर सकते हैं। विकास ने इंस्पेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता। यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तो लगा कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मेरी पत्नी और मेरे साले के ऊपर चिढ़ते हैं। साले को घर से निकालने के कारण उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अब पता चल गया है ना? तूने भी अपने पिता के जले हुए जख्म पर मरहम लगाने की जगह उन्हें घसीट कर धक्के मारकर उनके कमरे में बंद कर दिया। तूने भी गलत किया है। वह माफी मांगता रह गया, लेकिन विनोद जी ने जरा सा भी किसी के ऊपर रहम नहीं किया। वकील साहब ने कहा, अब तुम अपना ध्यान रखो विनोद भाई, तुम आजाद हो। इन्हें तो हम कोर्ट में सजा दिलाएंगे और उनके किए हुए की एक एक हिसाब लेंगे। 15 दिन के बाद सबको कोर्ट में हाजिर किया गया। साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी थी। डाली का वकील भी डाली के पक्ष से खड़ा था। दोनों भाई बहन की तरफदारी करते हुए डाली के वकील बोले, जज साहब, विनोद जी गलत कर रहे हैं। विनोद जी को बहू के भाई का रहना उनके घर में उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए वह आए दिन बहू के साथ झगड़ा किया करते थे और उसके भाई को निकालना चाहते थे। इसीलिए बहू के ऊपर आरोप लगाते। कभी कभी तो वह राखी के ऊपर चोरी का भी आरोप लगा दिया करते थे। और यह जो जलने का निशान है, तो विनोद जी ने खुद ही अपने ऊपर गर्म पानी डाल लिया और फिर जल गए तो बहू का नाम लगा दिया। यह बात सुनकर विनोद जी के वकील ने कहा, वकील साहब, मैं आपसे काफी सीनियर हूँ। लगता है आपने नई नई वकालत सीखा है। आप जरा फरमाइए, इनके पीठ में ऐसी जगह जला हुआ है जहाँ कोई अपने हाथों से नहीं जला सकता। इसीलिए मैंने साथ में डॉक्टर साहब को भी बुला लिया है। डॉक्टर साहब ने साबित किया कि यह पानी पीछे से डाला गया है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है। अगर वह आगे से दोनों हाथों से पानी पीछे डालते तो भी जलने की पोजीशन ऐसी नहीं होती। डॉक्टर के साबित करने पर अब यह साबित हो चुका था कि विनोद जी खुद से नहीं जले थे, उन्हें जलाया गया था, पीछे से पानी डाला गया था। दोनों भाई बहन को मिलकर 7-7 साल की सजा हो जाती है। और इधर विकास ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा कि जज साहब, मैं अभी 3 दिन से लौट कर आया हूँ। माना कि लौटने के बाद मैं पत्नी के ज्यादा समय गुजारता रहा, पिता के पास नहीं गया। 3 साल की पत्नी के साथ जुदाई और फिर तरक्की की कामयाबी में इतना उलझ गया था कि मैं पिता को ध्यान नहीं दे पाया। पिता के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं पूछ पाया। आप इसे मेरी उम्र का तकाजा समझिए या कि फिर मेरी भूल।
उसकी बातों को सुनते और समझते हुए जज साहब ने उसे 20,000 रुपए का जुर्माना और पत्नी के साथ उसकी बातों पर आने, उसकी मदद करने, अपने पिता को घसीटकर कमरे में बंद करने, उनके जख्मों को ना देखने के कारण पिता को तकलीफ हुई, ऊपर से पत्नी का साथ दिया, इसीलिए उसे भी 6 महीने की सजा हो गई थी। विनोद जी अपने घर आए, उन्हें बेटे की कमी महसूस हो रही थी। बेटे के इस तरह व्यवहार पर उन्हें दुख भी हो रहा था, लेकिन जो गुनाह किया था उसे सजा तो मिलना ही चाहिए था। आज वह अपने घर में अकेले जरूर थे, लेकिन आजादी महसूस कर रहे थे। इसी घर में कल तक वह नौकर थे, बहू और उसके भाई की गुलाम थे। रही बात उनके खर्चे की, तो वैसे भी बहू बेटा उन्हें कौन सा अच्छे से खर्च चलाने को पैसे देते थे। विनोद जी ने सोचा खर्च के लिए पैसे आए, इसीलिए उन्होंने नीचे का 2 कमरा अपने ले लिया, बाकी के ऊपर के 6 कमरे और नीचे के 3 कमरे किराए पर दे दिया। उनकी मदद उनके दोस्त सागर वकील साहब ने किया। उन्होंने किराएदार ढूंढकर लाया। अब विनोद जी के पास पैसे भी अच्छे आने लगे थे। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा नौकर रखा जो उनके साथ हर वक्त रहे और उनकी देख रेख करे। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी उन्होंने एक बाई रख दिया था। यह सारा काम करने में उनके दोस्त सागर ने उनकी मदद की और उन्हें हमेशा हिम्मत देते रहे। 6 महीने के बाद जब उनका बेटा छूटकर लौटा तो वह घर आया। विनोद जी ने कहा, अब तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। विकास ने बहुत माफी मांगा, पापा मुझे यह सब नहीं पता था, बस मैं तो कुछ समय के लिए बहक गया था, वरना आपको तो पता ही है कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहता। कुछ तो विदेश में जाकर 3 सालों तक मेरी आदत खराब हुई और लौटा तो मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया। सब लोग अड़ोस पड़ोस के समझाने लगे, विनोद जी बेटे को माफ कर दो, उसने अपने गलती की सजा काट ली है, उसकी नौकरी भी चली गई है। आखिर पिता का दिल था, बचपन से माँ पिता दोनों बनकर पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे उसकी गलती की सजा भी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया और उसे उस घर में रहने की इजाजत दे दी थी। अब विकास पहले वाला विकास बन चुका था। उसने फिर से उसी जगह नौकरी का एप्लीकेशन दिया और विनोद जी के रिक्वेस्ट पर उसे उसकी नौकरी भी वापस मिल गई। विनोद जी ने बॉस को जाकर कहा और समझाया कि अब सब कुछ सही हो गया है, उसकी नौकरी उसे वापस दे दीजिए। पिताजी से सारी सच्चाई जानने के बाद कि किस तरह से दोनों भाई बहन घर में शराब पिया करते थे, घर को मदिरा खाना बनाकर रखते थे, अब जाकर विकास की आंखें खुल चुकी थी। वह अपनी पत्नी से तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा दिया था। सागर वकील साहब ने उसकी हेल्प की और जल्दी ही उसको तलाक मिल गया। विकास जहाँ नौकरी करता था उसी के ऑफिस में एक चपरासी थे जो कि विकास के पिताजी विनोद जी के दोस्त थे। कभी विकास वह सामने से बोल ना पड़े, इसीलिए उन्हें देखकर आगे निकल जाता था। एक चपरासी से बात करने में अपनी इंसल्ट समझता था, लेकिन आज जब जेल की सजा भोग कर लौटा तो उनके पैर छुआ और उनसे बातें भी किया। कुछ दिन बातचीत के दौरान बाद में पता चला कि उनकी एक जवान और खूबसूरत बेटी भी है जो इस समय पर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। विनोद जी ने उनसे बात किया और फिर विकास से भी कहा कि शादी ब्याह हमेशा हमें अपने लेवल के रिश्तेदारों पर ही करना चाहिए। यह लड़की हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए सही होगी, संस्कारी भी है और गरीब घर की लड़की है। विकास को इस बार पिताजी की बात अच्छी लगी और उसने चपरासी की लड़की जिसका नाम लक्ष्मी था उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। लक्ष्मी जब विनोद जी के घर में बहू बनकर आई तो पूरे घर का और विनोद जी का बहुत ध्यान रखती थी। विनोद जी का पहले से ही लक्ष्मी के घर में आना जाना था। पिताजी के दोस्त थे, इसीलिए लक्ष्मी उन्हें पहले से पिता समान ही मानती थी। अब वह ससुर की बहुत सेवा करती, विकास की भी बहुत इज्जत करती थी। वह घर
पहले जैसा अब स्वर्ग बन चुका था। उस घर में अब खुशियां वापस लौट चुकी थी और उन शराबियों से अब पीछा छूट चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। राधे राधे।